हेलो एवरीवन। 24 अगस्त के यूपीएससी करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स जिसे हम कहते हैं करंट अफेयर्स एट वन प्लेस, जिसमें मैं आपके उस दिन के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत ही सिस्टमेटिकली अरेंज करके आपके साथ डिस्कस करता हूं, और जो मल्टीपल सोर्सेज से हैं। अब चाहे यूपीएससी की प्रिपरेशन करिए या स्टेट पीसीएस की या किसी भी अदर एग्जाम की, उन सभी के लिए करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर है, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा। यस, तो सभी लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिएगा, और आज की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, जिनको आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। जैसे आपका जीएस पेपर 1 में परीक्षा बांध है, या जीएस पेपर 2 के कारा, एफएसएसएआई, पीएम जनजाति विकास योजना, भारतीय यूके रक्षा संबंध, ब्रिक्स ध्रुवीय विज्ञान का टॉपिक है, या आप जीएस पेपर 3 में आपका ये देखा जाए तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनमें आपके गगनयान हैं, या लक्षित ऑन्कोलॉजी है, जो कि आपका रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, एआई कोश है। ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। लगभग 9-10 इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जिनको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों से बार बार एक ही चीज कहता हूं कि प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स बनाइए। अगले साल आप लोग खुद ब खुद देखेंगे कि आप लोगों को कितना इससे बेनिफिट मिला है। यस माय डियर, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। और इस क्लास की पीपीटी और अन्य चीजों के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का बार कोड है, और ये इंस्टाग्राम है, यहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, आज का पहला टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, वो है परीक्षा बांध, विश्व विरासत सिंचाई संरचना। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि 25 जो है 15 अगस्त के दिन 25 ऐसे जो हमारे जलाशय हैं, इनको हम लोगों ने सिंचाई बांध के तौर पर या सिंचाई परियोजना के तौर पर एक नेशनल हमने हेरिटेज के तौर पर इनको काउंट किया है। ऐसे 25 बनाए गए थे, जिसमें मैंने आपको झारखंड के एक डैम के बारे में मैंने आपको बताया था, अगर याद हो तो। उसी क्रम में आपका दूसरा है उत्तर प्रदेश के झांसी में बेतवा नदी पर 140 साल पुराने परीक्षा बांध को आईसीआईडी द्वारा विश्व विरासत सिंचाई संरचना का दर्जा दिया गया है। ये रहा आपका, किसने दिया है? आईसीआईडी ने। अब इसी खास बात क्या है, 1881 से लेकर के 1886 के बीच बुंदेलखंड में सूखे से निपटने के लिए इसका निर्माण किया गया था। यह बिंद कहां पर? बेतवा नदी पर किया गया था। यह बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकलकर युपना में यूपी में यमुना नदी में आकर के मर्ज हो जाती है। झांसी में ही बेतवा नदी पर सुकबा डुकमा बियर को भी यह एक टैग मिल चुका है। यस, 2022 में सुकबा दुकमा, वहां पर भी इसको टैग मिल चुका है। ये रहा। तो ये आपकी बेतवा नदी है, सबसे ऊपर देखेंगे तो यहां पर बनाया गया है आपका परीक्षा डैम। उसके नीचे है सुकबा डुकमा, और उसके नीचे है माता टीरा डैम, और उसके नीचे है राजघाट। ये रहे आपके 4 डैम आपके बनाए गए हैं यूपी एमपी के इलाके में। अब आप समझ सकते हो कि कैसे इस तरीके से ये आकर के आपके यमुना नदी में मर्ज हो जाती है, नीचे से निकलती है, और ये रही आपकी इस तरीके से बेतवा। तो इस और केन वेतवा लिंक को लेकर के आप लोगों के बीच में वैसे भी पता तो चला होगा ही कि करंट में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप देखेंगे। ये क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ इरिगेशन सिस्टम को लेकर के WHIS टैग, इसकी उपयोगिता। ये एक्चुअल में यूनेस्को से बिल्कुल अलग है। इसे ICSID, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, उसके द्वारा दिया जाता है। केन बेतवा लिंक भारत की पहली नदी जड़ों परियोजना है, जो इसी बेसिन से जुड़ी हुई है, जो मैं आपको बता भी रहा हूं। ऐतिहासिक जल संरचना धरोहर नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दौर में स्थायी जल प्रबंधन का एक आपके लिए बेहतरीन मॉडल है, जो हमारे प्राचीन समय, बहुत पुराने समय से लगातार इनका डेवलपमेंट किया गया है, उनको रखा गया है। ध्यान रखना। अब इस तरह से देखा जाए तो ये कम से कम 100 वर्ष पुरानी संरचना होनी चाहिए इस हेरिटेज में साइट करने के लिए। दूसरा, ये आज भी सिंचाई या जल प्रबंधन का काम कर रही हो, लगातार फंक्शनल हो। तीसरा, तकनीक कौशल, तत्कालीन समय की उन्नत तकनीक का इसके लिए एक उदाहरण हो। और खाद्य सुरक्षा, कृषि आजीविका खाद्य सुरक्षा में इसका बेहतरीन योगदान होना चाहिए। उस संदर्भ में यह काफी इंपॉर्टेंट है। ओके एवरीबॉडी, ध्यान रखना। आज दूसरा जो टॉपिक है वो है दत्तक ग्रहण सुधार को लेकर के।
कारा, इस पर मैंने पहले भी आप लोगों को एक टॉपिक की चर्चा किया था जिसमें एक विदेशी महिला ने एक बच्चे को गोद लिया था। उस समय भी मैंने आपको चर्चा किया था कि किस तरीके से क्या-क्या प्रावधान चेंज किए गए। उसी तरीके से फिर से आया है, कारा ने गोद लेने की प्रक्रिया की बाधाओं को दूर करने और इलाज योग्य चिकित्सा स्थितियों वाले बच्चों के लिए अडॉप्शन रेगुलेशन 2022 की समीक्षा शुरू कर दी है कि भाई जिन ऐसे बच्चे जिनको इलाज की जरूरत है, तो उनको अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता है तो उसकी समीक्षा करना शुरू कर दिया है। यस, तो कारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक बॉडी है, एक संगठन है, महिला विकास बाल विकास। इसमें नई श्रेणी जोड़ी गई है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को गोद लेने को बढ़ावा देना। भाई जो पैसे वाले हैं या कोई भी हैं जो बच्चों को गोद लेना चाहते हैं, उनकी केयर करना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो घर में रखें, गोद लेकर के उनका इलाज कराना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, उसको इसको बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। अब इसमें डीएम की शक्ति बढ़ाई गई है। जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2022 के बाद जिला मजिस्ट्रेट को अंतिम दत्तक आदेश देते हैं। ये मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, अगर याद हो तो। अब इसी में हेग कन्वेंशन का एक कॉन्सेप्ट और भी है। हेग कन्वेंशन 1993, भारत इसका हिस्सा जो अंतरराष्ट्रीय दत्तक ग्रहण को सुरक्षित बनाता है। यह ध्यान रखिएगा, यह आपसे पूछा जा सकता है कि हेग कन्वेंशन का संबंध किससे है, किस ईयर पास किया गया, यह भी हो सकता है। तो यह है आपका, ये कारा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उसके नीचे स्टेट लेवल का सारा है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ऐसे है, और सबसे नीचे है सीडब्ल्यूसी, ये रहा, जहां पर सबसे पहले आपका एडॉप्शन होता है, ये रहा। तो ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस है, ये रहा, जिसको आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो। अब इसमें की पॉइंट्स क्या है, ये आपको जानने की जरूरत है। भारत में गोद लेने की दो मुख्य प्रक्रिया है, एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, एक हिंदू एडॉप्शन मैनेजमेंट एक्ट। जुवेनाइल जस्टिस कंडीशन क्या है कि यह सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष है। यह अनाथ बच्चों की केयरिंग पोर्टल के माध्यम से कोई भी गोद ले सकता है, केयरिंग पोर्टल के माध्यम से अनाथ बच्चों को, और यह एक संस्थागत प्रक्रिया है। और हिंदू अडॉप्शन मैनेजमेंट एक्ट, यह हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों पर लागू होता है। इसे निजी गोद लेना होता है कि हम अपने घर के लिए लेके जा रहे हैं। यह कोई पोर्टल अनिवार्य नहीं है, यह एक सिंपल सी प्रक्रिया है जहां पर आप अनाथालय में जाकर के लेते हैं। तो यह है आपका कंसेप्ट। अब इसमें डीएम के पास शक्तियां जाने से राज्यों में बहुत अधिक प्रक्रियात्मक देरी हो रही है। यह एक बड़ा मुद्दा आया कि डीएम जब परमिशन देगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक पहला मुद्दा। प्राथमिकता क्या है, निवासी भारतीयों को। दूसरी प्राथमिकता क्या है, एनआरआई को। तीसरी है ओसीआई, और चौथी विदेशी नागरिक। ये हमने इसका प्राथमिकता प्रायोरिटी तय कर रखा है, भाई पहले भारतीय नागरिक लो, फिर एनआरआई हो, नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो, देन विदेशी नागरिक हो। यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि हम इसमें एडॉप्शन में कौन सी प्रक्रिया और किस प्राथमिकता को हम तय करते हैं। ये नोट कर लेना, कभी भी क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं बेटा। इस बार आएंगे जब पेपर, तब आप देखिएगा क्या कहां से क्वेश्चन कैसे बने हैं। कानूनी पहल या सुधार बाल अधिकारों अनुच्छेद 21 के तहत और बाल तस्करी को रोकने की दिशा में एक अहम कदम है कि भैया ऐसे बच्चे जो अनाथ वनाथ हो जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं या कहीं पर भी इस तरह की चीजें होती है, तो उनको सुरक्षा के लिए भाई कोई गोद ले ले, क्या दिक्कत है। दत्तक ग्रहण में पारदर्शिता के लिए सीडब्ल्यूसी संस्थागत जो हमारी है और डीएम प्रशासन के बीच एक बेहतर तालमेल अत्यंत आवश्यक है कि भाई ठीक है, भाई इसको एक प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू, एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू इसको प्रक्रिया को जल्द से जल्द निपटाया जाए और पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट टेकअवेज मैंने आपको बताए हैं, जो आप यूपीएससी के लिए इनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है। चलिए, एक दूसरा है एफएसएसएआई और भ्रामक फूड लेबलिंग। इस पर मैंने पहले भी एक बार चर्चा की थी। एक शॉर्ट मैंने आपको बना के दिया था जिस पर 100% प्योर लिखा रहता है। यस, ये उसी से संबंधित है। ये आपका सरोगेट ऐड नहीं है कि नाम किसी और का बेच किसी और रहे हैं, बिमल इलायची बिमल पान मसाला की तरह, ऐसा नहीं है। ये है एफएसएसआई ने कई बड़ी कंपनियों डाबर, एम्बे जैसे को विज्ञापनों और लेबल से 100% शुद्ध या प्योर या 100% प्राकृतिक जैसे निराधार दावे हटाने का आदेश दिया है। ऐसे कि भाई 100% प्योर और जो आप कर रहे हो ये दावे गलत है, इनको हटाइए। ये एफएसआई ने कहा है। क्यों कहा है कि नियम 2018 खाद्य सुरक्षा और मानक विज्ञापन और दावे विनियमन 2018 के तहत इन पर सख्त कार्रवाई हुई है। पूर्ण दावे ऐसे दावे जिन्हें प्रयोगशाला 100% साबित नहीं किया जा सकता, उनको प्रतिबंधित किया गया। 100% शुद्ध हनी,
ठीक है ना? या 100% शुद्ध घी, देसी घी, गाय का घी, इस तरह के तमाम सारे प्रोडक्ट होते हैं। 100% आंवला जूस, 100% प्योर आपका जूस वगैरह को लेकर के तमाम सारी चीजें हैं। अब स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन एफएसएसआई एक वैधानिक निकाय है, जिसमें 1/3 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफएसएसआई में 1/3 महिलाएं होना अनिवार्य है। ये प्रोविजन है, ध्यान रखना, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो ऐसी चीजों पर उन्होंने प्रतिबंध लगाया है, 100% नेचुरल, 100% प्योर। अब एफएसएसआई दावा का वर्गीकरण क्या है? देखिए, पोषण दावे वाले होते हैं, स्वास्थ्य दावे वाले होते हैं और बीमारी जोखिम वाले होते हैं। ये रहे। अब जो बीमारी जोखिम वाले हैं उनको एफएसआई के साइंटिफिक अप्रूवल चाहिए। स्वास्थ्य दावे वाले होते हैं लिंक्स लाइक फूड बॉडी फंक्शन को लेकर के दवाएं वगैरह होती हैं, ठीक है ना? या पोषण वाले रिक्वायर एडरेंस स्टैंडर्ड लिमिट एज लो फैट, वो स्टैंडर्ड लिमिट होनी चाहिए आपकी कि इसमें लो फैट है, लो शुगर है या लो सारी चीजें, वो सब बताइए आप इसमें। यानी कि आज की डेट में आपका उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता अधिकार बहुत ज्यादा हो चुके हैं और ये जरूरी भी है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया हुआ है। दिखाते कुछ और हैं, बेचते कुछ और हैं। और लोग इनके बहकावे में आकर के, इन किताबों पे आकर के उसको ले लेते हैं कि 100% लिखा है, मतलब कुछ तो बात होगी ना, ले लेते हैं। फिर जाकर पता चलता है कि वो तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो एफएसएसआई उत्पाद के लेबल्स पर मार्केटिंग दावों का सख्ती से नियंत्रित करता है। भ्रामक समानता, सामान्य गुणों को खास नहीं बताया जा सकता। जैसे वनस्पति तेल को कोलेस्ट्रॉल फ्री कहना एक भ्रामक है। इट्स अ कोलेस्ट्रॉल फ्री। अरे वेजिटेबल ऑयल है, वही कोलेस्ट्रॉल फ्री नहीं हो सकता, वो रहेगा ही रहेगा। कानूनी पहल या नियम सूचना के अधिकार और उपभोक्ता संरक्षण के तहत राइट टू चूज को मजबूत करता है। यस, भ्रामक दामों पर रोक कॉर्पोरेट मार्केटिंग को जवाबदेही बनाता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के एक दिशा में एक पहल है। तो इनको आप देख सकते हो और ये आपके सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस से जुड़े हुए मुद्दे हैं बेटा, ध्यान रखना। कल को जब आप पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि सर ये तो क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग यूपीएससी में देख ही रहे होंगे किस तरह से आप पूछे जा रहे हैं, और कितने सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी इस प्री की क्लास में आप लोगों को डिस्कस किए हैं, प्री की क्लास में, है कि नहीं? चलिए अगला है पीएम जनजातीय विकास मिशन और लघु वनोपज। ये क्या होता है? अभी हाल ही में सरकार ने पीएम जनजाति विकास मिशन के का विस्तार करते हुए 4172 वन धन विकास केंद्र को मंजूरी दी है। वन धन विकास केंद्र, जिससे 12 लाख से अधिक आदिवासियों को सीधा लाभ पहुंचेगा। अब इसका उद्देश्य क्या है? वन उपज को इकट्ठा करने वाले आदिवासियों को बिचौलियों से बचाकर सीधे ई कॉमर्स से जोड़ना। यस, एमएफपी अधिकार, वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत आदिवासियों को लघु उपज का कानूनी मालिकाना हक देता है। ये रहा कि भाई जंगल से जो चीजें मिलती है उसको सीधा सीधा वो उनका अधिकार है। अब उसको वो बेचें या कुछ भी करें, प्योरिटी होनी चाहिए। बीच में बिचौलियों क्यों बेचना है? सीधा सीधा बेचिए इनको। महिला सशक्तिकरण, वनोपज संकरण में जो वन उपज होते हैं, जंगल के जो कंदमूल, फल फूल, तमाम तरह की चीजें होती हैं, उसमें 60-70% महिला आदिवासी की ही सबसे ज्यादा भूमिका होती है। तो क्यों ना उनको जोड़ा जाए। इस मामले में देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छी पहल है आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए। इसको आप अपने एग्जाम्पल में डालिए। जनजातीय विकास के लिए भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का वर्णन कीजिए, या जनजातियों का विकास कैसे हो सकता है, ये एग्जाम्पल्स हैं। आप करिए सही। जनजातीय सशक्तिकरण, आजीविका सुधार का समावेशी। अब ट्राइफेड इनकी सबसे बड़ी एजेंसी है, जिसमें शहद है, आपके कंदमूल हैं और तमाम तरह की वनस्पतियां हैं। इनको सीधे ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन बेचिए, घर तक लेके आइए, सीधे ग्राहकों तक पहुंचाइए, बड़ा मार्केट इनको मिलेगा। यस, अच्छा है। तो आदिवासियों के लिए 4 चरणीय मूल्य श्रृंखला है। इसमें पहला, सबसे पहले स्थायी संग्रहण, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से उपज को निकालना। दूसरा है एमएसपी पर खरीद, 87 वन उत्पादों के लिए जनजातीय मंत्रालय द्वारा तय किए गए कीमतों पर इसको खरीदना। यस। फिर तीसरा वीडीवी के प्रोसेसिंग, 15 स्वयं सहायता समूह का एक क्लस्टर है जो कच्चा माल प्रोसेस करता है, प्रोसेस करके उसको बनाएगा। और फिर चौथा है ब्रांडिंग। ये रहा ट्राइब्स इंडिया ब्रांडिंग, ट्राइब फूड पार्कों के द्वारा हाई एंड प्रोसेसिंग और ई कॉमर्स की बिक्री की जाएगी। ये होगा, यानी कि पीएम जनजातीय विकास जो है
उसको बाजार से जोड़ने के लिए 4 चरणों का कंसेप्ट है। इसमें आदिवासियों को मजदूर के बजाय वन धन उद्यमी बनाकर अर्थव्यवस्था को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है। इस तरीके से डायरेक्ट उनको कहां दिया जाएगा, हम तक पहुंचाया जाएगा, ये रहा ट्राइफेड के माध्यम से। ये सारा काम ट्राइबल फेडरेशन आपकी करेगी, उसकी देखरेख में होगा। इस तरह सीधा ई कॉमर्स का प्रोसेस होगा 1 2 3 4। यही है आपका प्रॉपर सप्लाई चेन सिस्टम, और ये होना भी चाहिए। एक है आपके आईआर का टॉपिक है भारत यूके रक्षा समझौता। अभी हाल ही में दिल्ली में 25वीं भारत यूके डिफेंस कंसल्टेटिव ग्रुप की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 10 वर्षीय रक्षा औद्योगिक रोडमैप पर तेजी से लागू करने का विचार किया गया, सहमति बनी। यस, ये ध्यान रखिएगा। कौन सी बैठक हुई थी? 25वीं। ओके, कितने वर्ष का रोड मैप बनाने की बात की गई है? 10 वर्ष का। 2 पॉइंट। अब इसमें कंसेप्ट क्या है? क्रेता से सह विकास का कंसेप्ट है। अब रिश्ते सिर्फ हथियार खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देश मिलकर तकनीक विकसित करेंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में सैन्य हार्डवेयर का निर्माण किया जाएगा, यहीं पर वो हार्डवेयर्स बनेंगे, और हिंद महासागर में ब्रिटिश सेनाओं के लिए भारत का एक क्षेत्रीय लॉजिस्टिक हब बन जाएगा कि भाई यहां पर हथियार बनेंगे, आपको चाहिए यहां पर आप रखिए, हमको चाहिए हम रखेंगे। दोनों मिलकर करेंगे, दुनिया में सेल भी करेंगे, एक दूसरे की जरूरत की पूर्ति भी करेंगे। ये होगा। ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और भारत ब्रिटेन रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर एक मुद्दा है। और ये एज इट इज आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की बढ़ती हुई ताकत के संदर्भ में अपने विचार विमर्श कीजिए। तो कहां कहां पर भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ रही है इंडो पैसिफिक के एरिया में, या बताइए आप आराम से। यह है विजन 2035 को डेवलपमेंट, ये रहा, यानी कि साथ मिलकर के उत्पादन करना, निर्माण करना, यह समझाता है। और इसके प्रमुख की इनिशिएटिव क्या है? इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव के तहत, यह इसका कंसेप्ट ही है कि तहत समुद्री सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें 7 स्तंभ हैं। 2019 में भारत द्वारा प्रस्तावित यूके इसमें समुद्री सुरक्षा का स्तंभ का लीड पार्टनर है। जो 7 स्तंभों में से जो समुद्री सुरक्षा का जो पिलर है हमारा, उसका ब्रिटेन सबसे बड़ा लीड पार्टनर बना है। संयुक्त अभ्यास जो है, अजय वारियर थल सेना के लिए, कॉन्कड़ नौसेना के लिए, इंद्रधनुष वायुसेना के लिए, ये हमारे संयुक्त अभ्यास होते हैं। ये इनको आप याद रख लीजिएगा। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ, यूके के साथ। ये इंपॉर्टेंट है। तो यह 10 वर्षीय रोड मैप इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने, भारत को रक्षा निर्यात बनाने के लिए रणनीतिक कदम है। ये रहा, ये रहा मेक इन इंडिया, सब कुछ भारत में होगा। ओके, अगला है एक टॉपिक और भी है इसी से जुड़ा हुआ, आईआर से जुड़ा हुआ, ब्रिक्स ध्रुवीय विज्ञान सहयोग और एनसीपीओआर। ये रहा। देखिए, भारत के एनसीपीओआर गोवा ने 8वीं ब्रिक्स ओशन एंड पोलर साइंस वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को सफल मेजबानी की है गोवा में। किसकी? ब्रिक्स ओशन एंड पोलर की, इसकी मीटिंग की है। अब कंडीशन क्या है कि तटीय शहरों को डूबने से बचाना और ध्रुवीय महासागरों में जैव विविधता का सर्वेक्षण करना। ये ध्रुवीय विज्ञान का एक प्रसिद्ध कंसेप्ट है एनसीपीओआर के तहत। इसमें क्या है कि ब्रिक्स देश अपने रिसर्च जहाजों को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे, क्योंकि जो तटीय जो देश हैं, तटीय जो क्षेत्र हैं, तटीय जो शहर हैं, जो समुद्र में बढ़ने से, समुद्र का तल बढ़ने से जो डूबने का डर है, उनको लेकर के अगर हम बात करें तो ये उस मामले में एक साझा पहल शुरू कर रहे हैं। 1998 में स्थापित यह एक संस्था 3 ध्रुवों आर्कटिक, अंटार्कटिक, हिमालय में भारत के अभियानों का संचालन करती है, एनसीपीओआर। ये रहा, ये उसका 1998 बना हुआ एक संस्थान है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये थर्ड पोल इसको माना गया है, अंटार्कटिका, आर्कटिका और ये रहा आपका हिमालय। इन तीनों क्षेत्रों के लिए बनाया गया हमारा एनसीपीओआर है। हम मानते हैं कि ये 3 पोल है। अंटार्कटिका संधि और भारत के ध्रुवीय स्टेशन, वैश्विक संधि और राष्ट्रीय कानूनों के माध्यम से ध्रुवों का संरक्षण किया जा रहा है। अंटार्कटिका संधि 1959 और 1991 में बनाई गई थी। यह अंटार्कटिका के शांति और विज्ञान के लिए आरक्षित करता है, वाणिज्य खनन पर रोक लगाता है कि भाई कॉमर्शियल एक्टिविटी वहां नहीं हो सकती। उसी प्रकार से भारतीय अंटार्कटिका अधिनियम 2022 यह भारत का पहला घरेलू कानून है जो भारतीय अभियानों पर कानूनी नियंत्रण को सुनिश्चित करता है। ये ध्यान रखना।
तो अंटार्कटिका में भारत के स्टेशन कहाँ है? अंटार्कटिका में दक्षिणी गंगोत्री, ये बंद हो गया। दूसरा कहाँ है? अंटार्कटिका मैत्री और भारतीय, ये सक्रिय है। आर्कटिक में क्या है हमारा? हिमाद्री, नोट कर लीजिएगा, ये रहा हमारा हिमाद्री, ये भी सक्रिय है। और हिमालय में हमारा कौन सा है? ये रहा हिमांश, ये भी सक्रिय है। तो ये जो आपके स्टेशन के नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा कहां कहां पर हमारे हैं। तो ये आपको हिमाद्री और हिमांश शायद ही बहुत कम लोगों को पता होंगे, मैं एश्योर करता हूं। ये तो पता होंगे अंटार्कटिका के, लेकिन आर्कटिक में कहां है, क्या नाम है, नहीं पता। हिमालय में भी हमारा कोई क्षेत्र है हिमालय के लिए? हिमांश, ये रहा, इनको ध्यान रख लीजिएगा। तो ये है हमारा कंसेप्ट। ब्रिक्स और आर्कटिक परिषद में सक्रियता भारत की भू राजनीतिक मजबूती को दर्शाता है। ये रहा कुल मिलाकर के। एक है गगनयान को लेकर के मिशन। लगातार आप देख रहे हैं कि भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है, और उसी संदर्भ में गगनयान की हीट शील्ड और टीपीएस को लेकर के चर्चा में रहा है। टीपीएस थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, ये रहा, ये है। तो इसरो ने गगनयान के क्रू मॉडल के लिए थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। वीएसएससी द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जिसके अंदर टेम्परेचर 25 डिग्री रहेगा, बाहर 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी रहे तब भी अंदर उतना ही रहेगा। ये पूरा का पूरा एक लेयर बना करके अंदर के टेम्परेचर को सेव रखा गया है, जिससे कि हमारे जो क्रू मेंबर हैं वो बिल्कुल सेफ रहें, इसलिए ये ध्यान रखिएगा। तो ये है आपका टीपीएस। अत्यधिक गर्मी, पृथ्वी के वायुमंडल में लौटते समय घर्षण के कारण बाहर का तापमान 1600 से लेकर के 2000 डिग्री तक पहुंच जाता है। यह शील्ड जो है क्रू केबिन के अंदर का तापमान 20 से 25 डिग्री के बीच सुरक्षित बनाए रखेगी। स्वदेशी तकनीक, भारत ने कार्बन फेनोलिक एब्लेविटिक टाइल्स खुद विकसित बना करके खुद की आत्मनिर्भरता को बढ़ाया है और विदेशों पर निर्भरता को खत्म कर दिया है। यस, ये ध्यान रखिए कौन सा मटेरियल है? कार्बन फेनोलिक एब्लेटिक टाइल्स, ये रही जो बनाई गई है, यही है। यही आपके इसको बचाएंगे पूरी की पूरी, इस तरीके से इसको बचाएगी, तभी तो लौट के आ पाएंगे, वरना 2000 डिग्री सेल्सियस सब कुछ जल के खाक हो जाएगा। यह है एब्लेटिक शील्ड, ये रहा कैसे काम करती है। री एंट्री के दौरान अंतरिक्ष यान को पिघलने से बचने के लिए एब्लेशन नामक रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग होता है। इससे क्या होता है? आंतरिक ढांचा क्रू मॉडल हल्का और मजबूत एल्यूमिनियम लिथियम मिश्र धातु से बना है, ये रहा। तो ये क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। पायरोलिसिस बॉन्ड, रेजिन का टूटना, ये रहा। उसके बाद 4 लेयर बनाई जाती है, छिद्रपूर्ण कार्बन की परत होती है, इंसुलेटर के तौर पर काम करती है। आउट गैसिंग, गैसों को बाहर निकालकर गर्म प्लाज्मा को दूर धकेलती है, इससे गैस बाहर निकलती है, प्लाज्मा बाहर चला जाता है, वहीं वहीं रुक जाता है, अंदर नहीं आ पाता। इस तरीके से ये काम करती है। तो टीपीएस हाइपरसोनिक री एंट्री के दौरान सैक्रिफिशियल मटेरियल, खुद को नष्ट करके बचाने वाली सामग्री का उपयोग करके अंतरिक्ष यात्रियों को जान को बचाया जाता है। और यही होता है कि कैसे क्या होगा, किस तरीके से होगा, ये रहा। तो इसका सफल परीक्षण भारत ने कर लिया है, और अब भारत लगातार उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है कि हम अपने क्रू मेंबर्स को ऊपर स्पेस में भेजें और वापस लेकर के आए। अब एक टॉपिक और भी है साइंस एंड टेक को लेकर के, जिसको आप देख सकते हैं, लक्षित ऑन्कोलॉजी, टारगेटेड ऑन्कोलॉजी, यानी कि स्मार्ट कैंसर दवा आरके 251, ये ध्यान रखिएगा। IASST और IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने आरके 251 नामक एक स्मार्ट कैंसर रोधी दवा विकसित की है। वैसे भी देखा जाए तो भारत में लगातार कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। पहले होता था कैंसर के पेशेंट के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अमीर लोगों को कैंसर हुआ करता था, अब तो आम आदमी को हो रहा है। कारण मिली जुली चीजें, पानी प्रदूषण। अभी मैंने आपको एक दिन शॉर्ट में बताया था कि यूपी के फतेहपुर कानपुर के इलाके में पीला हरा पानी निकल रहा है क्रोमियम की वजह से, क्रोमियम डंपिंग की वजह से। वो पानी के पानी पूरे लेयर आपकी क्रोमियम फिक्स हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों के नाखून वाखून, आंखें, नाखून, ये सब बेकार हो चुके हैं और उनको कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। और ये गांव गांव में आम आदमी को फैल गया है। अब तो देखेंगे तो यस, ये आपकी चीजें हो चुकी हैं। तो उसको अभी भी हमारे यहाँ उसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, तो क्यों ना अगर इस तरह की चीजें हो जाए तो मजा आ जाए। तो स्मार्ट दवा पारंपरिक कीमोथेरेपी के विपरीत यह एक स्वस्थ दवा कोशिकाओं को निषिद्ध रहती है, निषिद्ध करती है, और केवल ट्यूमर में सक्रिय रहती है। बाकी कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, निष्क्रिय रहेगी, इनएक्टिव रहेगी, केवल ट्यूमर में एक्टिव होगी, उसको नष्ट करेगी।
आरओएस का प्रयोग कैंसर कोशिका में उच्च रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं जो इस दवा को एक्टिव करती हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि कैंसर कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती है, आरओएस होती है। ये हेल्दी सेल्स हैं और ये आपके कैंसर सेल्स हैं, ठीक है ना। ये रही। तो इसमें कंडीशन की ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी में इस तरह का आपका कंसेप्ट चलता है। स्मार्ट ड्रग में क्या होगा, ये रही आपकी, ये कैंसर सेल्स को अंदर ही अंदर ब्लास्ट करेंगे। ये जो जा रहे हैं ना मेडिकल, ये जो पार्ट्स होते हैं ये कीमोथेरेपी में डाले जाते हैं जिससे कि आपके कैंसर सेल्स को नष्ट किया जा सके। इसमें क्या होगा, ये ड्रग एक्टिव होकर के जाएगी और उनको खत्म करेगी, ये अंदर ही अंदर, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है इसका कंसेप्ट। तो ये दवा सबसे आक्रामक ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर के लिए अत्यधिक प्रभावी पाई गई है, यानी कि जो महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव पाई गई है। बहुत बढ़िया चीज है अगर ये रियली में हो जाए तो। अब ये कंडीशन क्या है, इसमें एक प्रो ड्रग कैसे काम करता है। RK-251 एक प्रो ड्रग है, यानी कीमोथेरेपी की जो एफिक क्षमताएं होती है, बाल झड़ना, कमजोरी, उसको दूर करता है। ये डुअल एक्शन, यह दवा इलाज के साथ साथ फ्लोरेसेंस, चमक छोड़ती है जिससे ट्यूमर को देखा जा सकता है। जब इलाज किया जाता है तो यह चमक छोड़ती है और पता चलता रहता है कहां कहां पर काम कर रही है। यस, तो ये रहा। तो ये है इनेक्टिव 251 इन ब्लड स्ट्रीम, एंटर कैंसर सेल्स। फिर हाई आरओएस ट्रिगर ड्रग, आरओएस ट्रिगर करता है और एनबीजीडीएक्स पोलर जो पेलोड होते हैं वो इसको रिलीज करते हैं और ब्लॉक एंजाइम करता है। ये कैंसर सेल्स को क्या करता है, उनको मारता है, खत्म करता है धीरे धीरे करके। ये कंसेप्ट है। तो ये बहुत बढ़िया, एक बिना साइड इफेक्ट के कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने वाला एक बेहतरीन आपका कंसेप्ट है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए प्रो ड्रग क्या होता है, हो सकता है RK-251 है क्या, किससे संबंधित है, ये कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। और एक है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक और टॉपिक है जिसे हम देख सकते हैं, चीन का झुके Y2, झुके 3Y2, ये रहा झुके Y2 और रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल रॉकेट। चीन की प्राइवेट स्पेस कंपनी लैंड स्पेस ने झुके 3 यानी कि ZQ-3 रॉकेट का वर्टिकल टेक ऑफ, वर्टिकल लैंडिंग, सीधे यूं जाना और सीधे यूं वापस आना का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। ये यूं गई और यूं इसी तरीके से वापस आ गई। ये रही, जाने के बाद में सीधे सीधे ऐसे ही वापस आ गई, जैसे गई थी वैसे ही वापस आ गई। टेक ऑफ ही और ये उसी तरीके से घूम करके ऐसी तरीके से सीधे उसी तरीके से वापस आ गए। ये रॉकेट स्पेस एक्स की तरह उड़ान भरने के बाद वापस सुरक्षित जमीन पर लैंड कर सकता है, जैसे स्पेस एक्स के होते हैं वैसे ही इसके भी है। मिथोलॉक्स या लिक्विड मीथेन और ऑक्सीजन के ईंधन पर चलता है जिससे प्रदूषण कम और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये रही डुअल ट्रैक पॉलिटिक्स, रणनीति, स्ट्रेटजी। चीन अब सरकारी के साथ साथ प्राइवेट स्टार्टअप को भी स्पेस में बढ़ावा दे रहा है। भारत भी कर रहा है। भारत ने भी कह दिया है कि अब हम जो PSLV टाइप के या छोटे छोटे रॉकेट हैं हम नहीं बनाएंगे, GSLV हम नहीं बनाएंगे। अब हम ये सब रॉकेट इंजन जो हैं, जो रॉकेट लॉन्च व्हीकल है, उनको प्राइवेट कंपनियों से बनवाएंगे। भारत सरकार ने भी डिसीजन लिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। और ये रही आपकी BTBL टेक्निक, वर्टिकल टेक ऑफ, वर्टिकल आपकी लैंडिंग का टेक्निक। और क्या कंसेप्ट है, रॉकेट का पहला चरण बनाने में 60 से 70% लागत आती है। इससे 20+ बार यूज करने में लागत में भारी कमी आ जा सकती है। सोचिएगा अगर हम एक चरण बनाते हैं और एक बार में नष्ट हो जाता है, अगर एक ही चीज बन जाए तो समझ लीजिएगा कि 20 बार उसे यूज कर सकते हैं। अब इससे क्या हो जाएगा, बूस्टर अलग होने के बाद इंजन दोबारा चालू होता है और ग्रिड फिन्स की मदद से जमीन पर आ जाता है। जैसे ये रहे आपके ग्रिड फिन्स, ये रहे, इनकी मदद से ये वापस उसी तरीके से लौट के आ जाता है। ये आपका सैटेलाइट अलग हो जाएगा, ये वापस वहीं लौट आएगा। असली इंजन तो यही है, ऊपर तो सैटेलाइट है। ये रहा स्टेनलेस स्टील, झुके 3 में महंगे अलॉय की जगह हाई स्ट्रेंथ स्टीललेस स्टील का प्रयोग किया गया जो 80% लागत को बचा देता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, मेगा कॉन्स्टलेशन। इसका उद्देश्य है चीन के LEO ब्रॉडबैंड नेटवर्क जैसे ग्वामवो के लिए 13,000 सैटेलाइट सस्ते में भेजना है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। तो उसका एक कंसेप्ट ये रहा। तो जनरली क्या होता है, सिंपल वाले होते हैं वो सिंगल यूज होते हैं और रीयूजेबल 20 से ज्यादा बार यूज किया जा सकता है। हाई कॉस्ट पर केजी होती है, इसकी लो कॉस्ट पर केजी होगी।
वेस्टेड बूस्टर होते हैं, इसमें रिकवरी होती है बाकायदा ग्रिड फिंस के थ्रू, तो वापस आ जाते हैं। बाकी सब बेकार हो जाता है, लेकिन इसमें सब यूज हो जाएगा, तो बेहतर है, हमारी लागत कम होगी, बहुत कम लागत हो जाएगी। हमारा लॉन्चिंग लॉन्चिंग जो है वो भी बहुत सस्ती पड़ जाएगी। लॉन्चिंग सस्ती हो जाएगी तो हमारे उससे मिलने वाली सेवाएं भी बहुत सस्ती हो जाएंगी, चीप हो जाएंगी, बेहतर है हमारे लिए। और कंज्यूमर को क्या चाहिए, आपको हमको क्या चाहिए? सस्ती चीज, सस्ती सुविधाएं, सस्ती सेवाएं। क्यों भाई? तो ये एक कंसेप्ट है। अब एक टॉपिक है एआई कोर्स, ये भी आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। अब कहोगे सर आज तो सारे सारे टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हैं। एआई कोर्स ऑफ भारत का सॉवरेन एआई, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड वाई इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडिया एआई मिशन ने नई दिल्ली में एआई कोर्स राष्ट्रीय डाटा रिपोजिटरी पर एक मल्टी स्टेक होल्डर वर्कशॉप का आयोजन किया। एआई कोर्स पर सॉवरेन एआई, ये पश्चिमी एआई मॉडल जैसे चैट जीपीटी के विदेशी पूर्वाग्रहों से बचने के लिए भारत अपनी भाषा और डेटा पर आधारित स्वदेशी एआई बना रहा है, अपना खुद का एआई। एआई कोष क्या है? यह 15,000 से अधिक वेरीफाइड डाटा सेट्स और 300 प्लस एआई मॉडल्स का एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये देख लीजिए एआई कोष है क्या। इंडिया एआई मिशन 10,000 से ज्यादा जीपीयू को इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया जा रहा है, जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से एआई को यूज कर सकें। ये रहा। तो ये आपका एआई कोष सर्वर है, जो आपके हेल्थ केयर की सर्विसेज भी देगा, एग्रीकल्चर की देगा, ट्रांसपोर्ट की भी देगा, और ये हमारा सॉवरेन है, हमारा खुद का इंडिविजुअल है, हमारे अपने देश के लिए काम करेगा। किसी भी विदेशी डाटा पर, विदेशी परम व्यवस्था पर हमें डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होगी, कुल मिलाकर के। और इससे क्या होगा? डाटा गवर्नेंस और 3 टियर एक्सेस मॉडल। भारत डाटा को राष्ट्रीय संपदा मानता है और एआई के इस पर डाटा सुरक्षा डीपीडीपी एक्ट के 2030 सुनिश्चित करने के लिए 3 टियर सिस्टम बनाया गया है। और सुपर कंप्यूटिंग सीडेक का एराबत सुपर कंप्यूटर से ये जुड़ा होगा, जहां पर ये काम करेगा, जिससे कि हमारा अपना डाटा सेव रहे। तो ये रहा आपका प्राइवेट डाटा, प्रतिबंधित एक्सेस, ओपन एक्सेस। ये रहा मौसम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबको जानकारी देगा। दूसरा होगा प्रतिबंधित स्वास्थ्य और जियो स्पेशियल। प्राइवेट होगा अत्यधिक संवेदनशील सारा डाटा। इस तरीके से इसको क्या किया जाएगा? डिजाइन किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं। तो ये रही आपकी आज की क्लास, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। और क्लास के पीपीटी के लिए आप यहां पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।